नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। नीलकंठ पक्षी ने बताया कि भाग्य का लिखा हुआ कभी नहीं मिटता, जो होना है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। एक बार की बात है, एक जंगल में नीलकंठ और उसकी पत्नी दोनों बैठे हुए थे। तभी नीलकंठ की पत्नी को काफ़ी तेज भूख लगा था। वो कहती है कि हे पियाजी, क्या आज हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा क्या? तभी नीलकंठ कहता है कि अगर हमारे भाग्य में होगा तो खाना जरूर मिल जाएगा, तुम जरा सब्र करो। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है कि अब भूख से मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और मेरी जान निकली जा रही है। तभी दोस्तों नीलकंठ कहता है कि तुम इस तरह से नहीं समझोगी, जिसके जो भाग्य में होता है वो होकर रहता है। आज हमारे भाग्य में खाना नहीं है या देर से मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा तुम उतावलापन न हो, थोड़ा सा धीरज रखो और सब्र करो, खाना हमें जरूर मिलेगा। उसके बाद भी नीलकंठ की पत्नी नहीं समझती है। तभी वो नीलकंठ कहता है कि मैं तुम्हें एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम पूरा सुनो। उसके बाद नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पियाजी, तब तक आप कहानी सुनाइए जब तक हमारा समय भी कट जाएगा। उसके बाद नीलकंठ कहता है कि एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान के घर एक बच्चे ने जन्म लिया और जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, किसान काफ़ी खुश हो जाता है। दोस्तों, उसी वक्त देखता है कि उसके द्वार पर से एक साधु बाबा जा रहे थे। साधु बाबा को वो किसान बुलाता है और कहता है कि हे महात्मा जी, आप देखिए, एक बच्चे ने मेरे घर जन्म लिया है। बहुत दिनों की बात मेरे घर खुशी आई है। आप इसका भाग्य रेखा देखिए और इसका नामकरण कर दीजिए। तभी साधु बाबा देखते हैं, उसके हाथ पर एक राज्याभिषेक का चिन्ह बनाया हुआ था। यह देखकर साधु बाबा अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे किसान, तुम्हारे घर तो कुछ बड़ा होने वाला है। तभी किसान चौंक जाता है और कहता है कि हे महात्मा, मेरे घर क्या होने वाला है? तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा लड़का जो है वो कोई आम लड़का नहीं है, ये बहुत बड़ा लड़का है। आने वाले समय में ये इसी राज्य का राजा बनेगा। यह सब बात सुनकर किसान कहता है कि मुझे तो नहीं लगता है, हम लोग तो गरीब किसान हैं, हम लोग कैसे राजा बनेंगे? तभी महात्मा कहते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है। तुम्हारा लड़का 15 साल के बाद इसी राज्य का राजा बनेगा और इसी राज्य के राजा के लड़की से शादी होगा और राजपाट चलाएगा। यह बात सुनकर किसान काफ़ी खुशी हो जाता है और उसके बाद महात्मा वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, उधर जो उस राज्य का राजा था, अब वो एक दिन शिकार करने के लिए जा रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है और वहीं पर महात्मा बैठे हुए थे। सोचता है क्यों ना मैं महात्मा के पास जाकर कुछ ज्ञान की बातें सीख लूँ। जैसे ही महात्मा के पास जाता है और बैठता है तो देखता है कि वहाँ से बहुत सारे लोग यानी एक गांव में जा रहे थे। तभी वो राजा पूछते हैं कि हे महात्मा, आखिर ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तभी वो महात्मा कहते हैं कि एक किसान के घर ऐसा लड़का हुआ है जो कि अगले 15 साल के बाद इसी राज्य का राजा बनेगा। उसी को देखने के लिए ये सभी लोग जा रहे हैं। यह बात सुनकर राजा चौंक जाता है और कहता है कि इस राज्य का राजा मैं हूँ। आखिरकार वो लड़का राजा कैसे बनेगा? वो तो किसान का लड़का है, मेरा लड़का आगे चलकर राजा बनेगा। तभी वो महात्मा कहते हैं कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता है। राजा बनना और नहीं बनना वो तो दूसरा कोई करता है। ऊपर वाले विधि के विधान बनाते हैं, तुम्हारे हाथ में नहीं है कि अगला राजा कौन बनेगा। यह बात सुनकर राजा काफ़ी चिंतित हो जाता है और महात्मा से कहता है कि मैं उस किसान के लड़के को राजा नहीं बनने दूंगा। तभी महात्मा कहते हैं कि होनी को तुम नहीं बदल सकते हो, क्योंकि वो लड़का आगे चलकर 15 साल के बाद तुम्हारे लड़की से शादी होगा और इसी राज्य का राजा बनेगा। यह सब बात सुनकर राजा कहता है कि मेरी तो कोई लड़की ही नहीं है, परंतु वो मेरे लड़की से शादी कैसे करेगा? तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे घर 1 साल के बाद एक पुत्री आने वाली है। दोस्तों, उसके बाद राजा खुशी होता है और फिर उदास होता है। खुशी इस बात को लेकर होता है कि वो आखिर मेरे लड़की से शादी कैसे करेगा, क्योंकि मेरी लड़की नहीं है, और दुखी इस बात से होता है क्योंकि अब वो सोचता है कि अगर वो राजा
राजा बन गया तो मेरा क्या होगा। उसके बाद राजा कहता है कि हे महात्मा, यह सब मैं होने नहीं दूंगा। तभी महात्मा कहते हैं कि भगवान के लिखावट में कोई नहीं बदल सकता है और न ही उसे टाल सकता है। तभी महात्मा कहते हैं कि जाओ, तुम भी यहीं पर हो और हम भी यहीं पर है। 15 साल के बाद हम लोगों की फिर मुलाकात होगी। वहाँ से राजा अपने घर जाता है और रात भर एक तरकीब निकालता है। तभी उसे रात में एक तरकीब आती है और सोचता है सुबह वो पंडित का भेष बनाता है और सीधे किसान के घर पहुँच जाता है। जाकर बोलता है कि हे किसान, तुम्हारा घर बहुत भाग्य वाला पुत्र प्राप्त हुआ है। तुम अपने पुत्र का मुझे दर्शन दो और तुम्हारे पुत्र के हाथ के ऊपर राज्याभिषेक है वो बहुत अच्छा है और तुम्हारा लड़का आने वाले समय में राजा बनेगा। परंतु एक चिंता की बात है, अगर 15 साल तक तुम अपने घर उसका पालन पोषण करते रहे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए तुम अपने लड़के को पालन पोषण के लिए मेरे को दे दो। यह बात सुनकर किसान घबरा जाता है। फिर पंडित महाराज कहते हैं कि नहीं, वो लड़का सिर्फ मेरे घर ही नहीं रहेगा, वो तुम्हारे घर आएगा 15 वर्ष के बाद। यह बात सुनकर किसान को थोड़ा सा राहत आती है और सीधे जाकर अपनी पत्नी से ये सब बात बताता है। उसकी पत्नी भी कहती है कि हम लोग अपने लड़के को नहीं देंगे। तभी किसान अपनी पत्नी को समझाता है कि ये पंडित महाराज अपने लड़के को पूरे नहीं मांग रहे हैं, यानी कुछ दिनों के लिए मांग रहे हैं। जब 15 वर्ष का हमारा लड़का हो जाएगा तो पंडित महाराज वापस कर देंगे। उसके बाद उसकी पत्नी भी समझ जाती है और लड़के को दे देते हैं। पंडित महाराज उस लड़के को लेकर चल देते हैं, जो कि राजा था, पंडित का वेश बनाया हुआ था। वो नदी में ले जाकर सोचते हैं कि इस लड़के को अगर मैं ऐसे ही फेंक देता हूँ तो मुझ पर बाल हत्या लगेगा। तभी एक लोहार के पास जाते हैं और एक ऐसी बक्सा बनाते हैं जिसमें ऑक्सीजन जाता रहे और उसी में उस लड़के को रखकर नदी में दहवा देते हैं और वहाँ से घर आकर निश्चिंता सो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी समस्या समाप्त हो गई। दोस्तों, वो लड़का जाकर एक नदी किनारे लग जाता है और एक सेठ जो कि डेली स्नान करने के लिए गंगा में आते थे, वो लड़का को देखते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं और गंगा माँ का आशीर्वाद समझकर उस लड़के को उठा लेते हैं और गंगा माँ को कोटि कोटि प्रणाम करने लगते हैं और कहते हैं कि हे गंगा माँ, आपने मेरा कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्र दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। सीधे वो लड़का ले जाकर अपने यानी सेठानी को दिखाते हैं। सेठानी काफ़ी खुश होती है और सारा कहानी बता देते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय ऐसे ही निकलता गया। अब सेठ का लड़का धीरे धीरे सेठ के घर पढ़ाई लिखाई कर नौजवान युवक हो गया। एक दिन की बात है, उसी राज्य से एक राजा की यानी रैली जा रही थी, जो कि राजा उस लड़के को नदी में दहवाया था, उसी की रैली जा रही थी। रैली में एक छोटा सा बच्चा घोड़े के सामने आ जाता है और कोई भी व्यक्ति उस लड़के को बचाने के लिए नहीं जाते हैं, परंतु वही लड़का जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है। यह सब साहसी उत्साह देकर राजा उसको बुलाते हैं। जैसे ही राजा उसको बुलाते हैं, देखते हैं कि उसके हाथ पर राज्याभिषेक का चिन्ह है। यह सब देखकर राजा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम किसका लड़का हो। तभी वो कहता है कि मैं एक सेठ का लड़का हूँ। तभी राजा को थोड़ा सा शांति मिलती है। फिर राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद राजा कहे तो सीधे जाते हैं सेठ के घर और पूछते हैं कि ये आपका लड़का बहुत तेज़ और बहादुर है, इसके जैसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा था। तभी सेठ कहते हैं कि मेरा लड़का शुरू से ही बहादुर है, परंतु ये बहादुर इसलिए है क्योंकि ये मेरा लड़का नहीं है। यह बात सुनते ही राजा कहते हैं कि आपका लड़का नहीं है, इसका मतलब क्या है। तभी वो सेठ कहता है कि ये लड़का मेरा नहीं है, मैं एक दिन नदी स्नान करने के लिए गया था तो नदी किनारे एक बक्सा में ये लड़का मुझे मिला। यह बात सुनकर राजा समझ जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने नदी में दहवाया था। उसके बाद राजा कहते हैं कि हे सेठ जी, मैं चाहता हूं कि आपका लड़का मेरे घर मेरी लड़की की रखवाली करने के लिए रहे और आपका लड़का का एक अच्छा नौकरी लग जाएगी। सेठ कहता है कि आपके घर अगर हमारा लड़का नौकरी करता है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। सेठ मंजूरी दे देता है। उसके बाद राजा एक पत्र लिखते हैं। पत्र लिखकर उस लड़के को दे देते हैं। वो लड़का लेकर राजा के घर चल देता है। रास्ते में जाते जाते शाम हो जाती है। वो लड़का रास्ता भटक जाता है और जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में देखता है कि एक झोपड़ी है। उसी झोपड़ी के पास जाता है तो उसमें एक बूढ़ी माँ बैठी हुई थी। तभी बूढ़ी माँ से अपना सारा कहानी सुना देता है। बूढ़ी माँ कहती है कि तुम अगर यहाँ
पर रुकते हो तो ये चोर का गुफा है, चोर आएंगे तो तुम्हारा कत्ल कर देंगे। तभी वो लड़का कहता है कि अगर मैं आगे जाता हूँ तो जानवर अपना निवाला बना लेंगे और मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगा। तभी बूढ़ी माँ कहती है ठीक है, तुम आज यहीं पर रात्रि व्यतीत कर लो और अगले दिन सुबह होते ही तुम अपने मार्ग के लिए प्रस्थान करना। दोस्तों उसके बाद वो लड़का वहीं पर सो जाता है। जैसे ही रात्रि होती है बहुत सारे डाकू आते हैं और उस लड़के को देखते हैं तो कहते हैं कि हे बूढ़ी माँ, आखिर ये लड़का कौन है। बूढ़ी माँ ने सारा कहानी सुना दिया। उसके बाद डाकू उसके जेब में चेक करते हैं कि आखिर कुछ ये रखा तो नहीं है। तभी एक पत्र निकलता है और उस पत्र से देखते हैं कि उस पत्र में लिखा था कि जो मैं लड़का को भेज रहा हूँ उस लड़का को तुम रानी इसी वक्त मरवा कर कहीं दूर फेंकवा देना। ये काम मेरे आने से पहले हो जाना चाहिए। क्यों मानना है, मैं आऊँगा तो आपको अच्छी तरह से बताऊँगा। दोस्तों यह पत्र जैसे ही डाकू पढ़ते हैं और बूढ़ी माँ सुनती है, वो लोग चौंकाने हो जाते हैं कि हमारा राजा इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। और बूढ़ी माँ कहती है कि इस पत्र को तुम लोग बदल दो और पत्र दूसरा लेकर उसके जेब में रख देते हैं और सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है वो लड़का अपने रास्ता में प्रस्थान करता है और थोड़े देर में रानी के घर पहुंच जाता है। रानी ने जैसे ही पत्र देखा उस लड़के से अपने राजकुमारी की शादी करा देती है और वो लड़का राजकुमार बनकर वहीं पर रहने लगा। दोस्तों कुछ महीने के बाद राजा उधर से जब लौटता है तो वो चिंता फिक्र नहीं था उसके पास, क्योंकि वो सोच रहा था कि होनी को मैंने टाल दिया है और 15 साल समाप्त हो गया है। दोस्तों जैसे ही घर पर आता है तो देखता है कि उस किसान का लड़का मेरे महल में घूम रहा है। यह सब देखकर वो चौंकने हो जाता है और रानी के पास सीधा जाता है, बोलता है कि हे रानी, तुमने ये क्या किया। तभी रानी कहती है कि आपने जो पत्र में लिखा था कि इस लड़के के साथ शादी अपने राजकुमारी को कर देना, वही मैंने किया। तभी वो राजा अपनी रानी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे ये कब कहा था। तभी रानी पत्र लिया कर दिखा देती है। उसके बाद पत्र देकर राजा यानी चौंकने हो जाता है और कहता है कि आखिरकार इस पत्र को किसने बदला। तभी वो राजकुमार को बुलाता है और कहता है कि इसी वक्त मैं इस किसान के लड़के को मार दूंगा, और तलवार मंगाकर अब मारने ही वाला था। तभी दोस्तों एक मंत्री बाहर से आते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपको एक महात्मा बुला रहे हैं। तभी वो राजन कहते हैं कि जाओ उस महात्मा को बुलाकर अंदर लाओ। दोस्तों उसके बाद वही साधु था जो कि राजा से 15 साल पहले मिला था। महात्मा जाते हैं और कहते हैं कि हे राजन, क्या आपने मुझे पहचाना। तभी वो राजा कहता है कि नहीं। तभी वो महात्मा कहते हैं कि आज से 15 साल आप और हम लोगों की मुलाकात हुई थी, जो आपने कहा था कि मैं विधि के विधान को बदल दूंगा, आखिरकार वो नहीं हुआ। आज तुम्हारे लड़की से किसान का लड़का शादी कर लिया और इस राज्य का मालिक बन गया है। अब इसे राजा बनकर इस राज्य का राज भोगने दीजिए और आप मेरे साथ जंगल में चलिए, भगवान की भक्ति करेंगे, जिंदगी का असली सुख वही है। उसके बाद राजा महात्मा से क्षमा मांगता है और कहता है कि हे महात्मा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इस धरती पर कोई विधि के विधान को नहीं बदल सकता है। अगर ईश्वर ने आपके भाग्य में जो लिख दिया है उसमें कोई एक लकीर भी नहीं खींच सकता है। और उसके बाद महात्मा के साथ वो राजा कहे तो जंगल में सन्यासी की तरह जीवन बिताने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद नीलकंठ कहता है कि क्या तुम्हें यह कहानी समझ में आई। तभी नीलकंठ की पत्नी कहती है कि हे पियाजी, आपने तो ऐसा कहानी कहा जो कि मानव जगत के लिए बहुत ही ऊंची थे। जो भी मनुष्य इस कहानी को अगर पूरा सुन लेंगे वो अपने भाग्य को कभी भी कोसेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी में। तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।